से 5,000 नए डिपो बनने की तैयारी है। राशन डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। श्रमिकों के वेतन में भी रिकॉर्ड 35% बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट के फैसलों से महिला, श्रमिक और उद्योगपति खुश हैं, तो विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। डिपो में आरक्षण को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहले ठेके को लेकर आदेश का क्या हुआ, मनमर्जी का फैसला लिया गया है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मजदूरी बढ़ाने पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि फैसला देर से लिया लेकिन ठीक है, हम तो मनरेगा में भी दरें बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने तो मनरेगा ही खत्म कर दी है। इंडिया न्यूज इस वक्त तमाम सवाल खड़े करता है और आज सवाल बड़े ये कि कैबिनेट के फैसलों पर सवाल क्यों उठे हैं, ये जो फैसले लिए गए हैं इनको क्यों कटघरे में खड़ा किया गया, क्या आरक्षण पर विपक्ष को भरोसा है, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या मजदूरी पर राजनीति मजबूरी है विपक्ष की, कांग्रेस की, ये वो तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त हम उठा रहे हैं। से मांग थी कि भी नए राशन डिपो खोले जाएं, तो उसी के तहत कल हमारे कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक जो आरक्षण महिलाओं को 33% का दिया है और उसमें इसके अलावा एसिड अटैक कोई पीड़ित है, चाहे कोई विडो है, चाहे कोई विकलांग है, एससी, बीसी, इसमें सभी वर्ग को देखते हुए तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। पहले जिनके लिए हमने ठेके में किया था उन्होंने वो इम्प्लीमेंट कर दिए, कहते कुछ है करते कुछ है। आज मंत्रिमंडल ने ये भी फैसला किया है, क्योंकि मैंने विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की थी कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो हमारे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है, इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपये होगी। आज ये निर्णय किया गया है। ठीक है, वास्तविकता के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। शुरू से हमारी इस बात की मांग रही है। कांग्रेस ने हमेशा किसान के, गरीब के, मजदूर के हक की आवाज़ उठाई है, तो देना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले दे देना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ, हम तो ये भी मांग कर रहे थे मनरेगा की भी दरें बढ़ानी चाहिए थी, नहीं कि आप मनरेगा को ख़त्म ही कर दिया। सवाल तो ये कि गरीब का, मजदूर के हित के अंदर कानून बनने चाहिए, उनकी अच्छी बात होनी चाहिए। देर से लिया हुआ फैसला है, लेकिन अच्छा आगे भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही किसान के हक में फैसले आने चाहिए। किसान को बीज के लिए, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, पुलिस के इस पहरे के अंदर चीज़ें बढ़ती है, वो गलत है। आज किसान मंडियों में अपनी फसल बेचने को बेचारा परेशान होकर दर दर ठोकरे खा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कांग्रेस चाहती है, चीज़ें सही हो, उनकी मदद हो। तो देखिए, सरकार ने, क्योंकि बीते कल कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसी कैबिनेट बैठक में ये तमाम वो निर्णय हैं जो कि सरकार ने लिए हैं और ये तमाम निर्णय मजदूरों के हित में हैं। फिलहाल आप को जो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, वो सवाल क्या है और किसने क्या कहा, ये आपको बता देते। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मनमर्जी का फैसला है ये। पहले ठेके को लेकर आदेश का क्या हुआ, जो ठेके को लेकर आदेश दिया था उसका क्या हुआ? आपने आदेश तो दिया, लेकिन उसका हुआ क्या, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, ये वो पूछ रहे हैं। कह रहे कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, यानी कि ऐलान तो आप कर देते हैं लेकिन ग्राउंड पर वो ऐलान नहीं होते। तो वहीं नारी शक्ति को नायब सौगात क्या है ये आप समझिए। 4 से 5,000 नए डिपो बनाने की तैयारी है सरकार की, इतने हजार बनेंगे। राशन डिपो में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, ये सरकार ने तय किया है, महिलाओं के हित में फैसला है। हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है इन तमाम फैसलों को जो कि सरकार ने लिए हैं बीते कल कैबिनेट मीटिंग में।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये भी एक बड़ा फैसला है कि श्रमिकों के वेतन में भी रिकॉर्ड 35% बढ़ोतरी होगी और ये 15,220 किया गया है बढ़ाकर। तो वही दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, उन्होंने कहा कि फैसला तो ठीक है लेकिन देरी से लिया गया है। हम मनरेगा में भी दरें बढ़ाना चाहते थे, ये उनकी ओर से बात उठाई गई है। इसके अलावा इन्होंने तो मनरेगा ही खत्म कर दी, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मनमर्जी का फैसला लिया गया है, आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो देखिए, यही वो मुद्दा है जिस पर करेंगे आज खास चर्चा और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रियदर्शनी सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर तंवर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बहुत स्वागत है आपका सुखबीर जी। अर्जुन सुढैल हैं, प्रवक्ता इनेलो हैं, बहुत स्वागत है आपका अर्जुन जी। साथ ही केसी मलकानिया जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका मलकानिया जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शुरुआत में करूंगी प्रियदर्शनी सिंह जी आप ही के साथ। देखिए, बीते कल कैबिनेट का फैसला था, सबने देखा, सबने पढ़ा, अच्छा है, मजदूरों के हित में है। लगातार मिनिमम वेजेस जो है, जो रेट है वो बढ़े, ये मांग थी मजदूरों की और आपने इसको बढ़ाया भी। और महिलाओं के लिए भी आपने फैसला लिया है 33% रिजर्वेशन का। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप ऐलान तो बहुत कर देते हैं, आदेश तो आप देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। साक्षी, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। देखिए, ये तो विपक्ष की आदत है, इनके पास ये एक ऐसा, हमारे पास मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक ऐसा विपक्ष है जिनके पास कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है, क्या मुद्दा उठाएंगे। खुद अभी इनके ही प्रदेश अध्यक्ष, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी नहीं बोल रहे थे, राव साहब खुद बोल रहे थे ये बात। और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि फैसला तो अच्छा लिया, अब फिर उसके बाद कवर अप स्टोरी भी तो करनी है, तो कवर अप बोल दिया जी पहले ले लेते। तो कोई भी जो फैसला लिया जाता है, हुड्डा साहब ने खुद 10 साल सरकार चलाई है, उनको भी मालूम है ये बात कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी इकोनॉमिक फॉर्मेशन देखी जाती है, उसको देखा जाता है कि ये नीति नया तरीके से रखा जाए, ये किस तरीके से इसका सिंक्रोनाइजेशन होगा, हर पहलू को देख समझ कर ही कोई फैसला लिया जाता है। ये कोई ऐसा रैंडम फैसले नहीं लिए जाते हैं। जब आप सरकार चलाते हैं, कोई बड़ा संगठन चलाते हैं या कोई भी इस किस्म का कार्यक्रम आप चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं। मनरेगा पे आज जो ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि इनके समय पे तो इन्होंने इतनी बुरी हालत थी कि मजदूर भाइयों को 3-3 महीने पैसे मिलते ही नहीं थे। 3-3 महीने पैसे, और मैं नहीं बोल रही जी, सरकारी डाटा है ये, 3 महीने तक पैसे नहीं मिलते थे और ना ही वो मजदूरी मिलती थी। तो मनरेगा का सिर्फ नाम बदला है और आज भी हमें केंद्र सरकार से फंड आ रहा है, बाकायदा फंड आ रहा है। और जो समय हम नहीं दे रहे मजदूर भाइयों को, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हरियाणा जो है वो एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अब कृषि प्रधान प्रदेश में अगर जब खेत की बुआई होगी तो उसके बाद वहां पे मजदूरों की आवश्यकता होती है, वहां पे उनको ज्यादा मजदूरी मिलती है। अगर वहां पे वो अपना काम क्यों छोड़ेंगे? तो ये तो हमने एक तरह से कि मजदूर भाई को भी आराम मिले और पूर्ण रूप से काम मिले, ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उनके पास हमेशा काम की उपलब्धता रहे। दूसरी बात कि जहां तक आपने डिपो में बोला कि 33% आरक्षण हमने दे दिया, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना ही केंद्र में, स्टेट में भी, यानी कि हमारे राज्य में भी अगर महिला सशक्ति की बात करें तो हम सबसे प्रमुख हैं। 33% आरक्षण ही नहीं सिर्फ हमने दिया, इससे पहले हमने 50% आरक्षण हम लोगों ने पंचायत में भी दिया है महिलाओं को। अगर लोकसभा में और राज्यसभा में अगर कोई बिल पेश होने जा रहा है 33% आरक्षण का महिलाओं पे, तो वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। ये कौन सा लेके आए? दूसरी बात, एक मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ही एक आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी जिसको कहते हैं इस समय एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उससे पहले इनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी सुपर पीएम थी। उससे पहले
इनके पिताजी राहुल गांधी जी के पिताजी पीएम थे, दादी पीएम थी, दादा पीएम, पर नाना जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे। उससे पहले भी मोतीलाल नेहरू जी भी अंग्रेजों के साथ बैठा करते थे, चाय पानी पिया करते थे, और सरकार की और उस समय देश की, जब देश हमारा गुलाम था तब भी नीतियां बनाया करते थे। इन सब में से किसी ने भी आरक्षण को लेके कोई कानून नहीं लेके आए। आरक्षण भी जब आया तो एक तरह से अगर आप देखेंगे और इतिहास उठा के देख लेंगे तो जो जनता दल था, या फिर जो जिसको कहते हैं ना, जो जनता दल टूट के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हुआ 1980 में, बाकी चीजें हुई, लेकिन ये नहीं लेके आए, कांग्रेस ही नहीं लेके आए हैं। ये भी बात समझने की। तो ये दलित विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये मजदूर भाई विरोधी है। कोई भी अच्छा काम हो रहा होता है, सिर्फ इनका एक ही काम होता है, इन कांग्रेसियों का, अराजकता फैलाना। ऐसी उलुल जुलुल बातें करते हैं ये। अभी असम के चुनावों में आपने देख लिया कि किस तरीके की बातें कर रहे थे। ये फेक नैरेटिव की दुकान है। इनकी पूरी एक टीम बैठती है इंदिरा भवन में, जो कि जिसका काम ही पूरे दिन फेक नैरेटिव को किस तरीके से सर्कुलेट किया जाए मार्केट में। अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इनके कांग्रेसियों के मैसेजेस आते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। जब पवन खेड़ा जी से जब इन्होंने बोला, जब असम में इस तरीके की कार्रवाई की इनसे, तब उनके पास उन्होंने कहा हमें, मैं असम में ही बैठा हूं, मुझे पकड़ लो। नहीं, टॉपिक में मैं बता रही हूँ किस तरीके से लोग फेक नैरेटिव में, मैडम ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, आप समझिए किस तरीके से ये लोग फेक नैरेटिव करते हैं। सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं करी। अगर सरकार काम नहीं कर रही होती और अगर आप में उनको गुणवत्ता दिखाई देती, तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तीसरी बार सबसे ज्यादा बड़े मैंडेट से आई है। 2019 से भी बड़ा मैंडेट हमारे पास आया है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने तो गाड़ी घोड़े सब मंगवा लिए, सबको भिजवाना पड़ा इनको। ये तो इनके यहाँ तो, अब मैं बताऊं, जब विधानसभा का चुनाव था तो खबर आ रही थी कि इन्होंने तो कैबिनेट तक बांट लिए थे। इनका हाल बहुत खराब है। पहले ही अपना अंतर्कलह चुनाव छोड़े, इनके विधायक भाग रहे हैं, इनके विधायकों में समीकरण नहीं है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास फिर से आपके पास। सुखबीर तंवर जी, क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, क्या केवल इसलिए आप इन फैसलों की निंदा कर रहे हैं? आप नहीं मानती ये फैसले स्वागत योग्य है, महिलाओं का इसमें हित है? साक्षी जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और पैनल पर उपस्थित प्रवक्ता साथियों को सादर शुभ संध्या जी। देखिए, आज आपकी परिचर्चा का जो विषय है उसको 3 भागों में विभक्त करके अपने विचार रखूंगा। आज विषय है नीति का, नियत का और जमीनी हकीकत का। अगर हम बात करें नीति की, विगत 11 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न विषयों पर जिस प्रकार से नीतियां विफल रही हैं, कुछ एक वानगी मैं बता दूं। परिवार पहचान पत्र जो आज परेशानी पहचान पत्र बन चुका है, प्रॉपर्टी आईडी जो शहरों में इन्होंने बनाई और उसमें 90% से ज्यादा त्रुटियां रही, और आज उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए भ्रष्टाचार का नग्न नाच हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने बड़े जोर शोर से केंद्र सरकार के स्तर पर भी और प्रदेश सरकार के स्तर पे भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की बात करी, लेकिन किस प्रकार से रोज नवीन प्रकरण आ रहे हैं। अब तो कमाल ही हो गया, प्राइवेट बैंक सरकार के ही पैसे खा गया। आज जिस तरह से अधिकारियों को सस्पेंड करने का समाचार है। शिक्षा की अगर नीतियों की बात करें, हजारों स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर दिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी पीएम श्री स्कूल या संस्कृति स्कूल का एक दीवार भी इन्होंने बनाई हो, सिर्फ दरवाजे पे रंग पेंट करके वही ढांचा, वही हालात, वही बुरे हाल। स्वास्थ्य विभाग आज खुद बीमार है, और जिस तरह से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भवनों के किस प्रकार के हालात हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अब बात करेंगे नियत की। सरकार की नियत में निरंतर खोट रहा है। जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव का विषय उठा रही थी प्रियदर्शनी जी, विधानसभा चुनाव से पहले 70% जो प्रदेश की आबादी थी
उसको इन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे लाए और बाद में 5 किलो अनाज का लालच देके चुनावी लाभ जिस प्रकार से अर्जित किया और उसके बाद अब करीब 20 लाख इन्होंने राशन कार्ड काटने का काम किया। मैं नहीं बता रहा, सरकार के यहाँ खड़े हैं। इसके अलावा जमीनी हकीकत देखिए, जमीनी हकीकत आज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे विषय मैंने नीति नियत और जमीनी हकीकत के आपके समक्ष रखे हैं। इसके अलावा जो अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, बड़ा दुखद विषय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से बहुत पहले लंबे समय से 33% महिला आरक्षण की वकालत की और निरंतर इस विषय को उठाया, वो अलग विषय है कि उस प्रकार की जो राजनीतिक वातावरण है वो नहीं बन पाया और वो विषय लटका रहा। और इन्होंने जो 33% आरक्षण का विषय किया, वो इन्होंने उसमें शर्त क्या लगाई कि जब जनगणना हो जाएगी तो 2034 का उस बिल में लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से ये लोगों को प्रगलाने और बहकाने में लगे हुए हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप किस आरक्षण की बात कर रहे थे? 33%? नहीं, सुनिए, ये महिला आरक्षण की बात थी ना, मैं उस पे भी बात कर रहा हूँ। राशन डिपो में जो रिजर्वेशन है, प्लीज इस पे रहते हैं। अरे सुनो ना, पहले बीच में बोलना जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं सर? टॉपिक पे तो बात करेंगे ना। रही और आपने एक शब्द नहीं टोका, इररिलेवेंट बातें भी। अब सुनिए आप ध्यान से। इसके अलावा आरक्षण की बड़ी बात करते हैं। अगर आज आपने आज का अखबार पढ़ा हो, आपके पंचकुला में जिस तरह से नगर निगम का चुनाव होना है और उसमें पहले जिस तरह से सीटें 4 आरक्षित वर्ग की थी और इन्होंने 3 कर दी और फिर वो हाईकोर्ट ने कल निर्णय आया है कि उस आदेश को, सरकार का जो आदेश था उसको ये कहते हुए रद्द किया है कि बिना जनगणना के इस प्रकार का कोई भी वर्गीकरण उचित नहीं है। इससे पहले इनकी बदमाशी बता दूं, विगत के जो निगम के चुनाव हुए थे अनेक जिलों में, गुड़गांव में पहले सीटें होती थी 35 और आरक्षित सीटें थी 6 और इन्होंने सीट बढ़ाई 36 करी और काट के आरक्षण कर दिया 3। ऐसे ही फरीदाबाद में पहले 9 सीटें होती थी आरक्षित, इन्होंने काट के 5 करी। पानीपत में 5 सीटें पहले होती थी, इन्होंने काट के 3 करी। करनाल में 3 की 1 करी और हिसार में 3 की 1 करी। ये इनका आरक्षण पे नीति नियत और जमीनी धरातल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस तरह से ये निरंतर विगत के केंद्र के स्तर पे 12 वर्षों से और प्रदेश के स्तर पे 11 वर्षों से जो आरक्षण से किसी भी विषय का हो और जो नीतियां हैं और जो नियत है, उनमें इस प्रकार की विफलता है, इस प्रकार की विफलता है। ये ढोल बहुत बजाते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। किस प्रकार से इंद्र देवता नाराज है और किस प्रकार से किसी मंडी में चले जाओ, जिस प्रकार से गेहूं सड़ रहा है, ना वो खाने के लायक है, वो पशुओं के भी लायक नहीं है। आखिर मंडियों की उचित व्यवस्था किसका काम है? सारे के सारे अभी कह रही थी कि हम तो आसाम में काम कर रहे हैं। अरे यहाँ हरियाणा प्रदेश में कौन काम करेगा? जो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है उन पे काम कौन करेगा? निश्चित तौर पे हर विषय पे ये विफल है। और जहां तक बात करें ये जो मजदूरी बढ़ाने की, निश्चित तौर पे स्वागत करते हैं, लेकिन ये देर से लिया हुआ फैसला है। और हमने विषय उठाया कि मनरेगा के मजदूरी बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने मनरेगा को ही समाप्त कर दी। अभी कह रहे थे कि केंद्र से पैसा आ रहा है। आज बताएं इस वित्त वर्ष के दौरान केंद्र से कितना पैसा हरियाणा प्रदेश के, जो इन्होंने जी राम जी के नाम से इस प्रदेश और देश को बहकाने प्रगलाने का प्रयास किया, कितना पैसा आया? अगर ये कह रहे हैं कि आया है तो कितना है? आपको पता होगा 60-40 का अनुपात है। आज बताना चाहिए। जब विषय ये है, या तो आपको अपने प्रोमो में बताना चाहिए या इनको बताना चाहिए बतौर सरकार के प्रवक्ता के आज केंद्र सरकार से कितना पैसा है, हरियाणा सरकार ने कितना पैसा उस योजना के लिए आवंटित किया है। आज ये प्रश्न है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लेती हूँ, लेकिन अर्जुन जी का क्योंकि ओपनिंग रिमार्क आया नहीं पाया है, अभी उनसे पूछते हैं। देखिए अर्जुन जी, जब प्रियदर्शनी जी अपनी बात रख रहे थे, आप काफी मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन ये बताइए जो सरकार ने फैसले लिए हैं, क्या आप जरूरी है क्या इसमें राजनीति करनी चाहिए? किसानों को लेकर अगर देखा जाए या फिर मजदूरों को लेकर देखा जाए और खास तौर से महिलाओं को लेकर ये जो फैसला है महत्वपूर्ण नहीं है क्या?
देखिए, अगर कोई भी फैसला, अच्छा फैसला सरकार लेती है तो हम कभी राजनीति नहीं करते, हम स्वागत करते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब डिपो की बात आपने करी, सरकार ने कहा कि हम नए डिपो खोलेंगे, महिलाओं को उसमें आरक्षण देने का काम करेंगे। मैंने डिबेट से पहले 2, 3, 4 लोगों के डिपो होल्डर जो हैं उनसे बात करी है, उनसे जानना चाहा कि उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जो सबसे पहले उनकी कमीशन आती है, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कमीशन, जो सिर्फ हमें एक कमीशन बचती है, वो भी हमारी कमीशन 6 महीने से पहले तो कभी आई नहीं, उसको सालों भी लग जाते हैं कि हमारी कमीशन आने में सालों लग जाते हैं। और डिपो होल्डर के पास जो बायोमेट्रिक की मशीन है, जिस तरह से अनाज मंडियों में आज किसान परेशान है, तो इसी तरह गांव के बुजुर्ग जो बायोमेट्रिक मशीन है उन पे उनकी उंगलियां ठीक से साफ नहीं लग पाती, तो वो वहां भी परेशान है। जैसे मंडियों में परेशान किसानों को कर रखा है, तो वो डिपो होल्डर के वहां भी जब अपना राशन लेने जाते हैं तो वहां पर भी परेशान किया हुआ है। दूसरी अगर मैं बात करूं, और आज के हालात देखते हुए, ना तो डिपो होल्डर के पास हेल्पर है, हेल्पर वो खुद का रखता है, दुकान उसकी खुद की है, बिजली उसकी खुद की है, जो कांटे की रिपेयर होती है वो खुद कराता है, सारा कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। फैसला जरूर लेते हैं, लेकिन अगर वो फैसले उनको धरातल पर सही तरीके से उतारा जाए, तब कहीं ना कहीं जाकर के उन फैसलों का, अब आप कह रहे थे मुस्कुरा, तो मैं इसलिए रहा था कि प्रियदर्शनी जी ने बड़े अच्छे ढंग से मनरेगा खत्म करने का तर्क बताया कि यहाँ से ज्यादा मजदूरी खेतों में मिलती है, उनको खेतों में काम होता है आजकल, तो बड़ा अच्छा तर्क इन्होंने मनरेगा खत्म कर दिया, उसका तर्क भी बहुत अच्छा दे दिया है। और बहुत सारा हालात ये हैं, आज किसान देखिएगा मंडी में क्या हालात है, बायोमेट्रिक हो रही है, लोग अपना जोटा बुग्गी लेकर के आ रहे हैं, टेम्पो में लेकर आ रहे हैं, उनके पास कोई गेट पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं अगर बड़ी बात करूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले दिन से मंडियों में बैठी है, किसान सेवा केंद्र, कष्ट निवारण केंद्र खोल करके, और किसानों के साथ खड़ा होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी से जो 6 से 8 का समय जो गेट पास का था, उसको हमने संघर्ष करके 24 घंटे करवाने का काम किया। और अभी बहुत से फैसले, अभी जो ट्रैक्टर का नंबर भी है उस पर भी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल पहले की तरह। मुझे एक चीज बता दें कि इसका फायदा क्या हो रहा है, जो ये बायोमेट्रिक कर रहे हैं मंडी में, अंगूठे लगवा रहे हैं। अर्जुन जी, आप भी सुखबीर जी की तरह टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं। देखिए, हमने इस पर कल डिबेट की थी, लेकिन बात आज है जो कैबिनेट के फैसले हैं उन पर अपनी बात रखी। मैंने कैबिनेट के फैसलों की मैंने बताया, आपने डिपो की बात करी और बात करी, अब इन्होंने सारी बातें सुना दी आपको, लेकिन ये धरातल पर किस तरह से, अब पीले राशन कार्ड इन्होंने काट दिए, इतने पीले राशन कार्ड इन्होंने काट दिए लाखों, उनका क्या होगा? वो भी तो एक उन्हीं का फैसला था ना, गवर्नमेंट का, वो भी कैबिनेट का फैसला था। लेकिन कहीं ना कहीं पेंशन की बात करिए आप, पेंशन इन्होंने लगाई थी, पेंशन इन्होंने काट दी है। वो भी इंडियन नेशनल लोकदल ने संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, विधानसभा में आवाज उठाई, विधानसभा के बाहर हमने पंचकुला में प्रदर्शन की चेतावनी दी, तब जाकर के कहीं बुजुर्गों की पेंशन बहाल हुई है। तो धरातल पर देखना होगा कि धरातल पर ये फैसले किस तरह से, क्या काबिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। ठीक है, केसी मलकानिया जी, देखिए आपको अच्छा खासा अनुभव है, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, और जो बात कही जा रही है कांग्रेस और इन लोगों के प्रवक्ताओं की ओर से कि सरकार कोई सी भी, और खासतौर से वो तो फिलहाल वर्तमान सरकार को लेकर ही बोल रहे हैं कि सिर्फ ये लोग ऐलान कर देते हैं, नीति जो है लेकिन नीयत नहीं है इनकी। क्या वाकई में ऐसा होता है? और अब जो फैसले हैं इस पर क्या कहेंगे आप? साक्षी जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक कोई भी सरकार आती है और जन हितैषी सरकार के लोगों के भलाई के लिए काम करती है और बहुत सारे फैसले लेती है जो कि लोगों की भलाई के होते हैं, परंतु जब भी कोई निर्णय लिया जाता है उसके दो पक्ष होते हैं, उसमें कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जब निर्णय लागू होते हैं तो उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं, और विपक्ष का काम है कि उन कमियों को सामने लाए और सामने सरकार जो है उसके समक्ष रखे, और सरकार को भी चाहिए कि जो कमियां हैं उनको दूर करे। और ये होता है जब भी सरकार के सामने, चाहे जो बुढ़ापा पेंशन का इन लोगों के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कहा कि हम पंचकुला में धरना देंगे कर गए, उसके बाद सरकार ने स्पष्टीकरण किया कि हमने बुढ़ापा पेंशन किसी काटी नहीं थी, स्थगित की थी और उसके बाद दे दी गई। इसी प्रकार अब जो सरकार ने फैसला लिया है, जैसे न्यूनतम मजदूरी 15,220 करने का किया है, तो आजकल ये बड़ा साफ है कि
कोई भी मजदूर 500-600 से कम नहीं मिलता, जो मिस्त्री है 1000, 2000, 1500 में मिलता है। तो इस प्रकार ये जरूर थी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। तो जिस प्रकार कारखानों में दूसरी जगह काम करते हैं तो उनको पूरी दिहाड़ी मिले, उनको पूरा उसका मेहनताना मिले, तो उसको बढ़ाना जरूरी था। और जिस प्रकार डिपुओं की बात है, तो अब आप लोगों को मुफ्त का राशन देते हैं या पीले कार्ड और दूसरों को राशन देते हैं, तो उसमें राशन में काफी लंबी लाइनें लग जाती है, कहीं कुछ होता है। तो 4-5 हजार जब डिपो नए बढ़ेंगे तो लोगों को आसानी होगी। और उसमें जब महिलाओं को आरक्षण देगा तो महिलाएं आमतौर से माना जाता है कि वो बड़ी नर्म होती हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। जब भी होता है उनसे लोग भी बड़ी इज्जत और ईमान से बात करते हैं, जबकि पुरुष जो थोड़े से खड़क हो जाते हैं, कई बार गर्म हो जाते हैं। तो महिला को अगर आरक्षण मिला है और महिला डिपो काम करेंगे तो उसका संचालन बढ़िया सा होगा। और कोई कमियां उसमें खामियां अगर बाद में नजर आएंगी तो सरकार के पास जाएंगी तो उसको दूर किया जाएगा। तो इस प्रकार जो भी योजना है, अब कई जैसे मंडियों की बात की जाती है, मंडियों में अनाज आ रहा है, वो सड़ रहा है, उनको नहीं कर रहा है, तो अगर इन लोग या दूसरी पार्टियां जाकर उनका प्रबंधन में सहायता करती है तो बहुत बढ़िया है। ये ठीक है कि मंडियों का प्रबंधन करना सरकार की ड्यूटी है, परंतु जिस प्रकार प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बेमौसमी बरसात आ जाती है, तो उसमें गेहूं भीग भी जाता है और दूसरा में होता है कि तरपालों की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इसमें अगर कोई पार्टी या कोई जनसेवी संस्था काम करती है तो बहुत बढ़िया है और करना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। और सरकार का भी ड्यूटी है कि जो फैसले ले उनको सोच समझ कर लागू करे और उन्हें धरती पर धरातल पर उतारे। और उनमें अगर कोई कमियां हैं और विपक्ष के द्वारा उचित सलाह दी जाती है, उचित आलोचना की जाती है, तो उसको स्वागत करें, उनको ठीक करें। ठीक है प्रियदर्शनी जी, जवाब दीजिए सुखबीर जी की बात का और अर्जुन जी की बात का। साक्षी जी देखिए, किस तरीके से भ्रम की स्थिति ये लोग फैलाते हैं, मैं एक एक करके सारे पॉइंट का जवाब देती हूँ। पहली बात की जो पीले कार्ड की ये लोग बात करते हैं, ये विषय से थोड़ा सा अलग हटके लेकिन विषय से ही कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग राशन डिपो की बात कर रहे हैं। तो जो ये पीले कार्ड की बात कर रहे हैं ये लोग, ये पीला कार्ड जो है ये सीआरएम से जुड़ा हुआ था। अब सीआरएम से जुड़ा हुआ था जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, और ये एक फैसिलिटी हमने खट्टर साहब ने बनाई कि भाई पहले जो बिचौलिया हुआ करते थे, जो कि बीच के लोग इनसे हफ्ता वसूली किया करते थे इन गरीब लोगों से, वो ना खत्म करके सीधे आपकी जो आय है वो कनेक्टेड है सरकार के पोर्टल में। जिस पोर्टल की अभी अजय जी भी बोल रहे थे कि जिसको कहते हैं ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रियदर्शनी जी से, ये बायोमेट्रिक क्यों लगाया है? मेरे फायदा तो बताओ प्रियदर्शनी जी, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। जो आपने मंडियों में बायोमेट्रिक लगाया है, अरे भैया सुनो ना, बता रही हूँ, सुन लो जी बताइए। हाँ, बायोमेट्रिक लगाने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो घपलापंथी होती थी इनेलो के समय पे, कांग्रेस के समय पे, घपले नहीं किए, इस समय पे जो होती थी, नहीं आप अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में। हाँ साक्षी जी, जो इनके समय में होती थी घपलापंथी कि बेचारा किसान, जो गरीब किसान था, जो मेन किसान, कितने करोड़ों जो मेन किसान था जिसको बेचारे को जो ये मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिलता ही नहीं था, जो खाद मिलनी चाहिए थी वो मिलती ही नहीं थी। अब बायोमेट्रिक में भी मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, ये कांग्रेसी कैसे भ्रम दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही थी, फिर उसकी जांच पड़ताल सरकार ने की और आपके चैनल ने भी दिखाई है ये। अब इन्होंने दिखाई जी, एक किसान की तबीयत खराब है, उसको बायोमेट्रिक की वजह से उसको बुलाया गया है। इन कांग्रेसी आईटी डिपार्टमेंट के मूर्खों को यही नहीं मालूम था कि उसमें एक क्लॉज और है कि अगर किसान की तबीयत खराब है वो अपनी तरफ से 3 लोगों के नाम दे सकता है जो उसके बिहाफ पे आ सकते हैं। उन्होंने वीडियो तो बना दी, लेकिन सत्य को आप कितना छुपा सकते हैं। मैं आपके चैनल पे ये बात बताना चाहती हूँ क्योंकि एक ही रिपोर्ट आप लोगों ने दिखाई है। दूसरी बात कि ये जनता को पता होना चाहिए कि कितना भ्रम फैलाते हैं। बायोमेट्रिक इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आय बढ़ रही है, अब अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ी है, लेकिन इनको तो दिक्कत है कि गरीबी रेखा से लोग ऊपर क्यों आ रहे हैं। भाई जिस व्यक्ति की आय बढ़ रही है उसको क्या जरूरत है पीले कार्ड की? आपको तो खुश होना चाहिए कि हरियाली हरियाणा आज बन रहा है।
लेकिन इनको दिक्कत है, इनको लगता है कि सारा हरियाणा गरीब रहे, सारे हरियाणा के पास पीले कार्ड रहे। इनकी मंशा ये रहती है। इंदिरा गांधी ने नारा लिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। राहुल गांधी आ गए, गरीबी नहीं हटी इस देश की, ये लोग अमीर हो गए। गांधी और नेहरू परिवार, खरबों खरबों की संपत्ति इनके पास आ गई। गरीब आज भी गरीब है, आप ये देखिए। उसके बाद एलपीजी पे इन्होंने कैसे भ्रम फैलाया, एलपीजी नहीं है, नैरेटिव फैलाया, इन्होंने बर्तन बजा लिए, सारा ड्रामा कर लिया इन कांग्रेसियों ने। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एलपीजी की भी कोई कमी नहीं है, और ये कमी हमने बहुत पहले सॉर्ट आउट कर ली थी। आदरणीय मंत्री राजेश नागर जी ने बाकायदा मार्क माय वर्ड, बाकायदा एलपीजी में इस टाइम हम लोग कमर्शियल में ही 70% दे रहे हैं, और घरेलू एलपीजी में तो कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ फॉल्स नैरेटिव फैलाया और लाइनें लगवाई, मतलब जनता को तंग किया। ये इन कांग्रेसियों का काम है, इन नेहरू वालों का काम है। दूसरी बात कि उसके बाद माननीय मंत्री जी राजेश नागर जी एक एक मंडी में गए हैं, एक एक मंडी का दौरा किया है, रोज 3 से 4 मंडियों में जा रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। माननीय आदरणीय हमारे जिसको कहते हैं कृषि मंत्री राणा साहब, उनकी तबियत खराब है, तबियत खराब में भी आज भी 3 मंडियों में गए। हमारे सारे मंत्री जा रहे हैं मंडियों में, अपना काम कर रहे हैं। इस समय इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इनका तोड़ निकाले। दूसरी बात की जो पहले इसको बुढ़ापा पेंशन बोलना बंद करिए। ये बुढ़ापा पेंशन नहीं है, सम्मान राशि है हमारे बुजुर्गों की। उसको जब आप बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं तो अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं आप लोग। हम नहीं बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं, आप लोग बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं, हम सम्मान राशि बोलते हैं। दूसरी बात कि सम्मान राशि, किशन बेदी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया था कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई है, हर व्यक्ति को पेंशन मिल रही है। लाडो लक्ष्मी योजना हमने महिलाओं के लिए की, बाकायदा हर महिला को, जो भी वंचित वर्ग से महिला है, हम उसको सबसे पहले दे रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। लेकिन इनको दिक्कत ये हो रही है कि वो जो योजना है वो वंचित वर्गों को क्यों मिल रही है, इनके यहाँ समृद्ध महिलाओं को क्यों नहीं मिल रही है। पहले इनको दिक्कत ये, मैं बताऊं साक्षी जी, इनको दिक्कत ये नहीं है कि जिसको कहते हैं ये योजनाएं क्यों चला रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जिस पहचान पत्र का ये लोग क्रिटिसिज्म पूरे दिन करते रहते हैं विपक्ष वाले, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 85% लाभार्थी हैं हरियाणा की जनता, जो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत आते हैं। आज उस हर व्यक्ति को लाभार्थी हो रहा है जो पहचान पत्र के अंदर आता है और जो सरकारी योजना के नियमों में आ रहा है। और सरकार ने ऐसा फॉर्मूला कर दिया है, ऐसी सुविधा कर दी है कि उसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। ठीक है, आप पोर्टल में जाइए, कर लीजिए। अगर आपकी फसल खराब है, मेरी फसल मेरा ब्यूरो में जाइए, आप वहां पे जाइए, अपनी बातें लिखिए, आपको आराम से मुआवजा मिल जाएगा। बोलिए अर्जुन जी। जी देखिए, जिस तरह से प्रॉपर मैडम ने झूठ बोल करके पूरी एक बात का वो बताया, झूठ बोला मैंने, मैं खंडन करती हूँ साक्षी जी, मैं बताता हूँ, मैं खंडन करती हूँ इस चीज का। मैंने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला है मैंने? एक बार सुन लेते हैं प्रदर्शन जी, आती हूँ मैं आपके पास। नहीं, फिर ऐसे कैसे शुरुआत कर रहे कि मैंने झूठ बोला? मैंने क्या झूठ बोला है जी? मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैंने क्या सच बोला झूठ बोला, ये मत बताइए। बता तो रहा, सुनिए ना मैडम। बायोमेट्रिक की बात करी कि बुजुर्ग को क्यों लाया गया है, इनको नहीं पता था, विपक्ष वालों को 3-3, हमें सब पता है कि आपने 3 नॉमिनी लगाए हुए हैं। घर में 2 आदमी है, बच्चे बेरोजगारी की वजह से प्रदेश में गए, दूसरे देशों में गए हुए हैं, उस घर में एक आदमी है। क्या सुनिए 1 मिनट सुनिए ना। घर में अगर 2 ही आदमी है, बच्चे विदेशों में गए हुए हैं, तो क्या वो पड़ोसियों को लेकर के आए? दूसरी और बात, पोर्टल की बात करी, महिलाओं के नाम 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पोर्टल है। क्या महिलाओं को ट्रैक्टर पर बैठ करके मंडियों में आना पड़ेगा? और दूसरी बात, पोर्टल का फायदा क्या है? और फायदा इन्होंने बताया कि घोटाले हुए पिछली सरकारों में, जो अभी धान घोटाला हुआ, अरबों खरबों रुपए का हमारे यमुनानगर में हुआ, रेवाड़ी में हुआ, 3-4 जगह अरबों, वो किसान कर रहा है क्या? ये किसान घोटाले कर रहा है क्या? उस पर बायोमेट्रिक, उस पर अंकों की पुतलियां देखेंगे, ये देखें, किसान नहीं कर रहा है वो घोटाले अगर कोई कर रहा है, अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी सरकार के बैठे मंत्रियों की सहायता कर रहे हैं, और अधिकारियों पर क्या सबूत है? साक्षी जी से पूछिए इनके पास क्या प्रमाण है, ऐसे ही बोल देंगे ये चैनल में आके। मैं बताता हूँ, मैं सब खंडन करती हूँ। किसान कोई अफीम बेच रहा है क्या? किसान कोई डोडे बेच रहा है क्या?
जो आप लोग किसानों को की सरकार होती तो अभी नहीं बेचना पड़ता किसान को। उन अधिकारियों की बात करी, आपके यहाँ शराब खुली बिक रही है, चिट्टा बिक रहा है, नशे बिक रहे हैं, उन पर तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। किसान की बात करते हैं, किसान अपने खाने के दाने बेच रहा है, उसको एक सरल तरीका चाहिए। बुजुर्ग किसान भी है, अनपढ़ किसान भी है, उनको एक सरल तरीका चाहिए। जब हमने साक्षी जी, जब हमने पंजीकरण करवा दिया, उसमें साफ शब्दों में लिखवा दिया कि ये फलाना आदमी की, फलाने किसान की इतनी कणक है, वो मंडी में आनी चाहिए, तो उसके बाद भी इतनी सारी शर्तें क्यों लगा रहे हैं? और ये शर्तें हम हटवा करके रहेंगे, और हमने हटवाई है बिल्कुल। अब जो भी कोई गलत काम किसान के साथ होगा, हम बिचौलियों को खत्म करने के लिए तो बिचौलिए आपने रखे हुए थे। सुखबीर जी, विपक्ष को नंबर प्लेट भी हटा रहे हैं आप लोग, अभी सब कुछ हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है अर्जुन जी। सुखबीर जी, विपक्ष को आरक्षण पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको ये जानकारी होगी कि जो ये राशन डिपो है जिससे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो महिलाएं होंगी जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, विधवाएं हैं, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। देखिए, विषय आरक्षण का नहीं है, विषय क्रियान्वयन का है, और क्रियान्वयन में जिस तरह से 11 साल की विफलता है, उसके मैंने सिलसिलेवार कई उदाहरण आपको प्रस्तुत किए, शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इसके अलावा अभी जो चुड़ैल साहब बात कर रहे थे, और श्याम सिंह राणा साहब का बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो भी लाई उनका नाम। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य नहीं हो सकता। माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब कह रहे हैं कि ये जो वर्षा हुई है इससे किसानों को फायदा होगा, उसकी फसल का वजन बढ़ जाएगा। शायद मंत्री महोदय भूल गए, ये किसानों के लिए बारिश अभिशाप साबित हो रही है, और जो इसमें खाद्यान्न है, जो आपका गेहूं है खास तौर पे, और भूसा है, वो प्रयोग के लायक नहीं बचा है। और उसकी और वैसे भी जब हम मंडी में फसल लेके जाते हैं, इनको पता नहीं है मंडी का, कभी जानते नहीं है प्रियदर्शनी जी। अगर मंडी का पता होता तो हर तौल के साथ उसकी नमी चेक करके मशीन से उसकी कटौती की जाती है। और माननीय कृषि मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो हम मॉइस्चर में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, की व्यवस्था की शायद सुखबीर कंवर जी को नहीं मालूम होगा, लेकिन हम मॉइस्चर पे भी 75% मॉइस्चर पे भी खरीदने के लिए तैयार हैं। हम आपके बीच में बोल रहे हैं, के नाम पे तो लूट हो रही है, मॉइस्चर के नाम पे तो लूट हो रही है। डिबेट कराने नहीं आती क्या? क्या तरीका है? जो मर्जी बीच में बोले जा रहा है। मैं सुखबीर जी देखिए, सबके बीच में बोल रहे हैं। सुखबीर जी, आपको पूरा मौका मिल रहा है, बोलिए। अब सुनिए आप ध्यान से। देखिए, जैसा कि जो विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने भी जो बात बताई बारदाना और तिरपाल की, क्या मौसम का जब 15 दिन पहले से प्रिडिक्शन है, उसके बाद क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बारिश की संभावनाओं के दृष्टिगत मंडियों में प्रॉपर व्यवस्था हो और अनाज को ढकने का उचित प्रबंध किया जाए? लेकिन ये विफल है। इसके अलावा खाद की बात कर रहे थे अभी। देखिए, धरातल की सच्चाई ये है, विगत के 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से निरंतर सभी प्रदेशों में, विशेष तौर पे हरियाणा में, जिस तरह से खाद की कमी और कालाबाजारी है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ये कितना ही ढोल बजाएं, हर सीजन में, हर चाहे रबी का विषय हो चाहे खरीफ का विषय हो, यहाँ डीएपी यूरिया की भारी कमी रहती है। इसके अलावा आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि आज का था नहीं, फिर ये 5 किलो का सिलेंडर, अगर कोई कमी नहीं है एलपीजी की देश में, फिर केंद्र सरकार के स्तर पे 5 किलो का जो एलपीजी का सिलेंडर है उसको बढ़ावा जिस तरह से दिया जा रहा है, ये अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एलपीजी की समस्या है। हम भी ये समझते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में विषय है उसके दृष्टिगत है, लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार उस मामले से निपटने के लिए विफल रही है, और जिस तरह से एक आतंकवादी देश अतीत में जो रहा पाकिस्तान, उसको तो आज शांति दूत का खिताब मिल रहा है, और ये इधर उधर प्रदेशों में चुनाव में घंटी बजाते घूमते हैं। और इस बात के प्रबल आसार है कि 5 प्रदेशों में चुनाव है, कहीं इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दूं हरियाणा का, जिस तरह से मानेसर में श्रमिकों की हड़ताल है और उत्पादन ठप है, और जहां पुलिसिया तंत्र इन्होंने एक तरह से स्थापित कर दिए, पुलिसिया तंत्र से सुधार नहीं होगा। सुधार होगा श्रमिकों की मांग पे सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाए, और उसके बाद वो समस्याएं हल की जाए, ताकि हमारा उत्पादन भी ठीक चले, श्रमिकों की भी समस्याएं ठीक हो। और पुनः कहूंगा कि जिस प्रकार से फैसला किया है
आरक्षण का फैसला चलो ठीक है महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा मनरेगा के विषय में झूठ बोलना बंद करें। निश्चित तौर पे एक राष्ट्रीय योजना को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है और जो 60-40 का अनुपात किया है निस्संदेह इस देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो बोल रहे हैं कि आप ऐलान तो कर देते हैं लेकिन जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पाता है समय पर। देखिए, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, पुराने प्रवक्ता है, सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन जब ऐसी बातें बोलते तो मुझे भी बड़ी हंसी आ जाती है। या तो जानबूझ के बोलते हैं या मुंह से निकल जाती है, मुझे नहीं मालूम है। तो पहली बात तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, ठीक है, कि हमारे यहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं, ठीक है। हरियाणा में मुझे लगता है अधिकतर परिवार की महिलाएं नहीं जाती, तो ये कमेंट ही बड़ा किसे औचित्यहीन लगता है। मुझे लगता है हो सकता है मैंने क्या बोला, आप अपने काम का नहीं जाती होंगी मंडी में। हाँ भाई, मैं नहीं जाती हूँ मंडी में, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ आदमी जाते हैं, हमारे यहाँ आदमी जाते हैं, मर्द ये काम करते हैं, हम नहीं करते ये काम। बात एकदम करेक्ट है, ये तो सही बात। अरे मैं तो आप ही की बात सही बोल रही हूँ भाई, करने का प्रयास अरे किया आप ही की बात सही बोल रही हूँ एकदम करेक्ट बात बोली है आपने। सुनिए प्लीज, ठंडे दिमाग से सुनिए। हाँ, हमारे यहाँ पुरुष जाते हैं, आदमी जिनके घर में जाते होंगे, कोई मजबूरी होगी तब, लेकिन मेरे यहाँ तो भाई बाप दादा हैं, सब लोग हैं, पति हैं, वो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 60 to 70% भी लास्ट ईयर जब मॉइस्चर आ गया था, जब धानों में, तब भी सरकार ने एमएसपी के रेट पे ही खरीदा है, किसानों को नुकसान नहीं होने दिया है। ये बोलते हैं एमएसपी पे कमेंट करते हैं, जो उन्होंने कहा ये वर्षा लाभदायक है। मैं ये जानना चाहती हूँ साक्षी जी, ऐसे डिबेट होगी? साक्षी जी, ऐसे डिबेट होगी? सुखबीर जी देखिए, जब आप बोल रहे थे आप ये चाहते नहीं कि कोई और बोले, जो आप वक्तव्य को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या राम सिंह राणा का ये वक्तव्य के बारिश ठीक है? क्या ठीक है? ठीक है, नहीं, मैं ऐसे बोलूं? सुखबीर जी देखिए प्लीज, देखिए सबको पूरा टाइम मिल रहा है, प्लीज बोलने दीजिए उन्हें। दूसरी बात सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बोला जी एलपीजी, क्या पढ़े लिखे हैं ये? इनको नहीं मालूम है कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है। आज हर देश लड़ाई कर रहा है। आज भारत की डिप्लोमेसी, आज विश्व गुरु जो है हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी में हमारा देश भी चला जाए और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए? क्योंकि राहुल गांधी के पास तो रास्ता है इटली जाने का, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोगों के पास रास्ता नहीं है जाने का। रुपया डॉलर हम यही रहेंगे, यही हमारी धरती है, यही हमारी माँ है, ना कि कम करने वाले। भारत हमारी माँ है, हम नहीं छोड़ के जा सकते। डॉलर के मुकाबले रुपए क्या सुखबीर जी, राहुल गांधी जा सकते हैं नानी के घर, हम नहीं जा सकते। झूठ बोलना बंद करें, दरअसल की सच्चाई। कौन सा झूठ बोल दिया मैंने? कौन सा झूठ बोल दिया? नहीं है राहुल गांधी का ननिहाल इटली में। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, उस पर बताना चाह रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, जब हमें सरकार, साक्षी जी ऐसे डिबेट होगी? अरे सुखबीर जी देखिए, मैं आपको कितनी बार रिक्वेस्ट करूं, सुखबीर जी प्लीज देखिए, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। सुखबीर जी देखिए, उनके बाद मुझे अभी के पास आना है, ठीक है? राणा के बयान का बता दो जो आप ही की डिबेट खराब हो रही है साक्षी जी, और टाइम वेस्ट हो रहा है दर्शकों का। सुखबीर जी खराब रही है, बता दो। ठीक है, आपने पूछ लिया, बता ही रही है वो, ठीक है। पूर्ण बात करो। तंवर जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए प्रदर्शनी जी, वो नहीं बोलेंगे अब। दूसरी बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एलपीजी की बात कर रहे हैं, पढ़ा लिखा होने के बाद कोई व्यक्ति अगर अपने आप को प्रमाणित करे हर जगह, तो ये कोई समझदारी की बात है? मतलब ऊपर से लेके सारे नेता, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि टॉप लीडरशिप से लेके प्रवक्ता तक सब झूठ बोलते हैं। सबका काम है झूठ बोलना। पवन खेड़ा से लेके राहुल गांधी से लेके सुखबीर तंवर तक सब झूठ बोलने पे लगे हुए हैं, सब गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। अरे भैया तथ्यों पे बात करो, साफ साफ बात करो, सच्चाई से बात करो, जनता सच सुनना चाहती है, इसलिए आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कहीं रेस में नहीं है, शर्म आनी चाहिए। हम राजनीति कहीं रेस में नहीं है, कैसी बात कर रही है? असम में आप कोई सरकार नहीं बना रहे, खत्म है आप, खत्म। चलिए ठीक है, केजरीवाल कानिया जी देखिए, कैबिनेट के फैसलों पर डिबेट है, लेकिन जो तमाम प्रवक्ता है वो लगातार इसको डिरेल कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, जो सरकार ने फैसले लिए हैं ये कितने जरूरी थे?
देखो जो सरकार ने फैसले लिए हैं वो जनहित में है। जैसे मजदूरों का था, अब कांग्रेस भी मानती है कि ये फैसला सही है, परंतु देर से लिया गया है, तो इस प्रकार का फैसला सही है। जो महिला को आरक्षण दिया गया है या जो 4-5 हजार नए डिपो खोलने की बात की है, ये जनता की सुविधा के लिए है और महिलाओं के उत्थान के लिए अगर आरक्षण दिया गया है तो बहुत बढ़िया बात है और इस पर काम होना चाहिए। और होती है सरकार में, जैसे अब परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, उसमें कमी है। दूसरी तो हर एक जो योजना नहीं शुरू होती है उसमें कोई ना कोई कमी होती है और उनको धीरे धीरे दूर किया जाता है। कठिनाइयां आती है, चाहे मंडी में कठिनाई आ रही, चाहे पीले पहचान पत्रों को लेकर आ रही है, चाहे राशन के वितरण में आती है। हर एक जगह कोई ना कोई कमी होती है और उसका निराकरण करना सरकार का काम है। सरकार कदम भी उठा रहे हैं और विपक्ष का काम है कोई सरकार गलत काम रही है या कोई गलत फैसले लेती है उसकी आलोचना करे, उसके सुझाव दे और सरकार को मजबूर करे कि उन फैसलों को सही तरीके से लागू करे। और ऐसा चल रहा है तो मैं नहीं समझता कि कमियां होती है, हर एक जगह होती है, परंतु सरकार जो है वो जनहितैषी होनी चाहिए और जनता के हित में जो फैसले उनको पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रियदर्शनी जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। एक, राबी की फसलों पे में एमएसपी की खरीद के लिए 11,698 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो बोलते हैं इसका जवाब है। दूसरी बात कि हरियाणा में, साक्षी जी मैं बड़ी जानकारी के साथ किसान भाइयों को बताना चाहती हूं कि 3,77,000 एमटी खरीद हुई है, जिसमें कि 2,312 करोड़ मूल्य चना और सरसों की खरीद हमने एमएसपी पे खरीदी है। क्या बात कर रहे हैं? और मैं कर्नाटका का भी लेके आऊं, आप कहिए तो मैं कर्नाटका का बता देती हूँ, कर्नाटका का बता देती हूँ। इनका इन्होंने 6,923 एमटी कुसुम खरीद की और 45 करोड़ की मंजूरी दी थी और एमएसपी इन्होंने खरीदी। अब देखिए कैसे चिल्लाने लगते जब इनकी कर्नाटका की, तेलंगाना की और बातें बताने लगती हूँ मैं। इन्हें कुछ नहीं। अर्जुन जी एक जवाब छोटा सा। अरे छोड़िए सर, छोड़िए अर्जुन जी जवाब। इन्होंने जो सरसों की बात करी, सरसों तो जो एमएसपी है उससे पहले ऊपर बिक्री है, तो इनको संक्षेप में अर्जुन जी संक्षेप में जवाब दीजिए। जिसको बिकट की वो तो खरीद ले, हम कहाँ मना कर रहे हैं? कैसी नहीं नहीं, हमने मजबूत लगाइए। अगर किसी किसान को दाम मिल रहा है वो खरीद जाके उधर करने चले आते हो। कम से कम कुछ अखबार में पढ़ लिया करो चल क्या रहा है मंडियों में। अरे सर, मूर्खता की बातें खुद करो, आपको ये तक तो पता नहीं है कि एलपीजी जिसको कहते हैं चलिए ठीक है, कितना दे रहा है, कितना क्या दे ठीक रहा है, है, डिबेट को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। मुझसे क्या बात कर रहे हो? ठीक है, आपको ये नहीं मालूम, मूर्खता के खुद जवाब देते हो और मुझसे बात करते हो, कमाल की बातें कर रहे हो मेरे साथ। चलिए ठीक है, वक्त देने की अनुमति देता है। प्रियदर्शनी जी, अर्जुन जी, सुखबीर जी और केसी मलकानी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी जुड़े और इस खास चर्चा को आप सभी ने सार्थक बनाया है। और फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।